अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसा कि हम पहले ही पोलर और कार्टेशियन फॉर्म का जो है वो रिलेशनशिप डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो फिर उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई होते हैं, तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दो रिलेशनशिप्स को जो है वो यूज़ करके। और ये हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे इसकी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है वो आगे मूव करने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखने चाह रहे हैं कि z यहाँ से हमारे पास क्या बना था, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर r जो था वो z मॉडुलस के इक्वल था, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट के इक्वल था। और टेंजेंट थीटा, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी टेंजेंट इन्वर्स पाई ओवर एक्स। ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुए लॉजिकली, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आप उसको जो है वो देख सकते हैं कि कैसे हमने ये जो है वो रिलेशनशिप्स जो है वो इस्टेब्लिश किए थे। अब इसके बाद हमने एंगल के अबाउट जो है वो डिस्कस किया था कि जो इसमें हमारे पास एंगल आता है उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, और अगर हम उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू जो है हम माइनस पाई और पाई के जो है वो इन बिटवीन ले रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाता है। और फिर हमने जो है वो एंगल देखा भी था कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा और फर्स्ट में क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये हमारे पास एंगल थीटा आता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। इसको भी मैंने डिटेल से जो है वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमने एंगल लेना हो तो वो हमारे पास होगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमने एंगल लेना है तो वो माइनस पाई प्लस थीटा आएगा हमारे पास, और फोर्थ में हमारे पास जो एंगल है वो माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये सारी जो हैं वो हमारे पास एंगल्स की डिवीजन है। इसको ये किस तरह आते हैं इसकी डिटेल्स भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि आपने याद रखना है कि अगर फर्स्ट में एंगल लेना है तो वो थीटा है, अगर सेकंड में ले रहे हैं तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, और अगर थर्ड में एंगल ले रहे हैं तो माइनस पाई प्लस थीटा करेंगे, और अगर फोर्थ में ले रहे हैं तो ये माइनस थीटा हम लोग लेंगे। अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। अब आइलर फार्मूला है, इसको अभी हमने प्रूफ भी करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ही हमें टेलर सीरीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप टेलर सीरीज़ को एक दफ़ा रिवाइज कर लें, और कोस थीटा साइन थीटा और ई रेज़ टू पावर थीटा इनकी जो है वो टेलर सीरीज़ जो है वो फाइंड कर लिया। आपको मैंने साइन एक्स कोस एक्स और ई रेज़ टू पावर एक्स की टेलर सीरीज़ कहा था। अब सिंपली उसकी एक्स की प्लेस पे जो है वो थीटा आप रिप्लेस करके सारी की सारी वही टेलर सीरीज़ आपके पास जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो बन जाएगी। अब इसको जो है वो हमने प्रूफ करना है। आइलर फार्मूला है हमारे पास कि ई रेज़ टू पावर अयोटा थीटा जो है वो हमारा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है, और इसने जो है वो हमारे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं उनको करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसको अभी हम देखेंगे भी, पहले इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। अगर हम साइन थीटा और कोस थीटा की टेलर सीरीज़ जो है वो हमारे पास ये मैंने लिख दी कि साइन की जो टेलर सीरीज़ है उसमें सारी इवन पावर्स आती हैं थीटा की, और कोस की जो टेलर सीरीज़ है उसमें सारी ऑड पावर्स आती हैं, क्योंकि हम थीटा रेज़ टू पावर 0 अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारा 1 होता है, तो फर्स्ट वाली इसकी एंट्री 1 है। और बाकी ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है, इसमें एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव आती है, साइन की भी और कोस की भी। अब हमने जो है वो प्रूव करना है कि कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा ई रेज़ टू पावर एयोटा थीटा के इक्वल है। तो हम जो है वो राइट हैंड साइड पे इन दोनों को जो है वो ऐड कर देते हैं, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास कोस वाले में इवन वाली पावर्स आ रही थी और साइन वाले में सारी जो है वो ऑड वाली पावर्स आ रही थी। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इवन और ऑड वाली दोनों तरह की जो है वो पावर्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ थी कि इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव टर्म्स आ रही थी, भर रही थी सीरीज़, कि एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव बन रही थी, एक नेगेटिव बन रही थी। अब देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव तो फोर्थ नेगेटिव। इधर ही सेम यही साइन में हमारे पास जो था वो सिनेरियो था, लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमने अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा वाली पूरी सीरीज़ को। अब अयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हमारे पास क्या चेंजेस आए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्केयर हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, अयोटा स्केयर हमारे पास अगर -1 के इक्वल होता है
और तो फिर हम जो है वो अयोटा -1 की जगह पे अयोटा स्केयर जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास आई थी कोस से, ये 1 ऐसे ही रहा। अब सेकंड टर्म जो है वो हमने थीटा लिखी, और थीटा क्योंकि साइन वाली सीरीज़ के साथ हम अयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड टर्म हमारे पास अयोटा थीटा आ गई। अब थर्ड टर्म को जो है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट भी हमारे पास ऐसी आ गई, सेकंड टर्म हमारे पास थीटा थी, साइन वालों को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये अयोटा थीटा आ गई। और जो थर्ड टर्म अब हमारे पास आएगी वो आएगी थीटा स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये वाली टर्म जो है ये नेगेटिव थी, ये थर्ड टर्म। अब इसमें जो हमने वही अभी जो आपको बात बता रही कि अयोटा स्केयर हमारे पास क्या है -1, तो फिर मैं इस माइनस की जगह जो है वो अयोटा स्केयर लिख सकती हूँ। तो मैंने इस माइनस की प्लेस पे जो है वो अयोटा स्केयर लिख दिया, तो ये मेरा साइन जो है ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आनी थी, ये वाली जो टर्म है हम लोग ले रहे थे, कौन सी टर्म हमने ली है, सॉरी, इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये आनी है थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये हमने थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल वाली टर्म जो है वो लिख ली। अब ये भी जो है वो नेगेटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव अयोटा है, यहाँ पर ये आ रहा है अयोटा हमारे पास। क्यों आया? क्योंकि ये साइन वाले में से हम ले रहे थे और साइन वाली सीरीज़ को हम अयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव अयोटा है, तो हम अगर अयोटा का क्यूब ले लें, ठीक है, अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल है, तो अयोटा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा के इक्वल होता है हमारे पास। तो इस माइनस अयोटा जो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये वाला माइनस अयोटा, इसकी जगह मैंने अयोटा क्यूब जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास अयोटा पे क्यूब आ गया। ठीक है, अब अयोटा क्यूब रिप्लेस किया ना, तो अयोटा क्यूब इंटू थीटा क्यूब, इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अयोटा थीटा होल क्यूब इस पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किया काम। अब ये भी पॉजिटिव हो गया। इसी तरह मैंने बाकी सारी टर्म्स में भी चेंजेस किए हैं। आपने इसकी 5 तक वाली टर्म्स को जो है वो वेरीफाई कर लेना है कि कैसे ये चेंजेस आ रही हैं। अब अगर इस पे हम फोकस करें तो e⁻x जो एक्सपोनेंशियल की आपने टेलर सीरीज़ फाइंड की होगी, उसमें क्या था कि पहली टर्म 1 थी, उसके बाद x आता है, फिर x स्क्वायर ओवर 2, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली सारी x की पावर्स आती जाती हैं और नीचे जो है वो उनका हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल्स आते जाते हैं। अब यहाँ पर x की प्लेस पे आ रहा है अयोटा थीटा स्क्वायर, अयोटा थीटा क्यूब, अयोटा थीटा की पावर 4 है, तो ये यहाँ पर e⁻x था तो x की पावर्स आ रही थी, यहाँ पर अयोटा थीटा की पावर्स है, तो ये हमारे पास e⁻अयोटा थीटा जो है ये बन जाएगा। और यही वो रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि आइलर फार्मूले में हमारे पास जो है वो e⁻अयोटा थीटा किसके इक्वल आता है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। जैसे हमने जो है वो जब हमारे पास कार्टियन फॉर्म में गिवन थे कम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट और सम वगैरह और पावर्स वगैरह हमने डिस्कस की थी। ऐसे ही अगर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है हमारे पास प्रोडक्ट और जो है वो कोशेंट और एक्सपोनेंट जो लेना है, ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लेंगे। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया e⁻अयोटा थीटा 1, और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स के लिए हमने ले लिया है e⁻अयोटा थीटा 2। अगर ये 2 एक्सपोनेंशियल हमारे पास आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर बेस सेम है तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 कम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर कर लिए हैं। पहला वाला कम्प्लेक्स नंबर है z और r1 e⁻अयोटा थीटा 1। यहाँ पर r1 जो है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है z1 वाले नंबर का। ठीक है, अब जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या आ रहा है, z2 इज इक्वल टू r2 e⁻अयोटा थीटा 2। तो यहाँ पर भी r2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने r2 उसको कहा है, वो e⁻अयोटा थीटा। इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये r1 r2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल बेसिकली यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे से हमारे पास जो है e⁻अयोटा थीटा 2 आ जाएगा, तो वो हमारे पास इस जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट बन जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास इसकी पावर आ रही है तो फिर हम क्या करें, z अगर हमारे पास r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है तो 1/z हमने देखना है क्या है। 1/z का क्या मतलब है कि 1/r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अब जब ये 1/r तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस पे पावर्स ले रहे हैं तो पावर में हमारे पास क्या बन जाएगा कि अगर r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है, इसकी हमें पावर जो है वो n लेनी है, तो z n हमारे पास किसके इक्वल आएगा, r n e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा n। मतलब हम जो है वो हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल में पावर जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हमने पावर अप्लाई की ना जब हमने r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इस पे हमने होल पावर जो है वो n अप्लाई की। जब इस पे होल पावर हमने n अप्लाई कर दी तो हमारे पास ये n जो है ये r की पावर n आ जाएगा, और e के जो एक्सपोनेंट था इसमें जो है वो आयोटा थीटा n, ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन गया आयोटा थीटा n। ठीक है, यहाँ पर n की पॉसिबिलिटीज़ जो है, n की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, कोई भी अनटीजर वैल्यू जो है यहाँ पर n की पावर जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब अगर r जो है वो हम मतलब मॉडुलस 1 ले लें, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लें, तो ये e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा के इक्वल होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर r जो है वो 1 हो गया है, तो z रेज़ टू पावर n जो है वो e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा n के इक्वल आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी हमारे पास, डी मॉर्गन थ्योरम। ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर में अगर n आ रहा है तो ये इसके एंगल में शिफ्ट हो जाता है, ये कोस n थीटा बन जाएगा और हमारे पास साइन n थीटा। अब इस चीज़ को हम जो कंपैरिजन है इसका एक्सपोनेंशियल के साथ वो हम करके देखते हैं। हमने अभी आइलर फार्मूले में क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया है कि e रेज़ टू पावर आयोटा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, ये हमारा आता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, अब जो भी इसकी पावर में थीटा होगा वो क्या आ जाएगा, एंगल में। अभी जो हमने ये रिज़ल्ट देखा है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा एन अगर इसकी पावर में हो तो ये हमारे पास आयोटा एन थीटा हो जाता है। अब इसकी पावर में एंगल की जगह जो है वो एन थीटा आ गया है, तो फिर ये हमारे पास यही जो साइड है ये बन जाएगी कि थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एन थीटा, और साइन एन थीटा ये हमारे पास आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये डी मॉर्गन थ्योरम फार्मूला जो है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा हमने और आइलर फॉर्म देखी, तो यहाँ से इजीली जो है हम देख सकते हैं कि ये डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो कैसे बनता है, इसकी सेंस क्या है। अब अगर दो हमारे पास एंगल जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। Z1 और Z2 के हमारे पास आर्गूमेंट मतलब इसके एंगल्स जो है अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये एंगल डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये आर्गूमेंट Z2 का जो -1 इन्वर्स है ये माइनस टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। पेज नंबर 22 पे ये एक्सरसाइज है, इसमें हमने जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। हमें कम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेते हैं कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमने रैशनलाइज कर लिया एक्चुअली, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास रियल पार्ट इसका आ गया है, जो है वो रियल पार्ट आ गया -1/4, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास वो भी -1/4 बन चुका है। अब हमने जब एंगल फाइंड करना है तो इनके साइन को हमने नहीं देखना, रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन को नहीं देखना। बस ये जो वैल्यूज़ हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट की, मतलब ये भी -1/4 थी, ये भी -1/4 थी, लेकिन जब हमने एंगल फाइंड करना है तो सिर्फ हमने 1/4 और 1/4 को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो y वो भी हमारा क्या आ गया है, वो भी -1/4 है, और x भी हमारा जो है वो -1/4 है, लेकिन एंगल के लिए हमने साइन को कंसीडर नहीं करना। तो ये हमारे पास 1/4 और 1/4 आ जाएगा, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 होता है। अब जब इसका जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है हमने, तो फिर हमने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ये एक्चुअली हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने एंगल कहा था कि -π
प्लस π/4 प्लस थीटा जो है वो हम लेंगे, तो थीटा यहाँ पर हमारे पास π/4 है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -3π/4 जो है वो हमारे पास एंगल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिज़ल्ट है कि जब भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होएंगे तो एंगल हमेशा हमारा जो है वो π/4 होगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 होता है। तो ये आपने रिज़ल्ट जो है ये याद रखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल वो फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर हमें दी गई है 6, तो इस 6 वाली पावर को भी हमें जो है वो सोल्व करना है। जो एक्सपोनेंट के अंदर है उसको मैंने z1 का नाम दे दिया, तो यहाँ से इसका जो है वो मॉडुलस फाइंड कर लिया, एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि इसमें जो है हम अगर देखें तो रियल पार्ट हमारा √3 है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा -1 है, और यहाँ हम साइन को जो है इग्नोर करके लेते हैं, तो ये 1/√3 हमारे पास आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमारी यहाँ की आ रही है -1 और x की वैल्यू है √3 इस 6z वाले में। ठीक है, अब y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में इस तरह का केस होता है। तो फिर हमने जब आर्गूमेंट ऑफ z लेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में हमने एंगल कहा था कि हम -थीटा लेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ गई, कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 जो है वो हमारे पास π/6 होता है, तो -थीटा जब इसका हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/6। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया। हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था कि z = r e⁻∗ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई है 2, और e की पावर में आयोटा थीटा आना है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आ गया है वो हमारा क्या है, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना होता है, तो ये हमारे पास -π/6 है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 2 × e⁻∗π/6। अब जो एक्सपोनेंट में जब वो हमारे पास आ जाए ना पावर्स की फॉर्म में, तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास ज़्यादा इजीली जो है वो आंसर आ जाता है। हमें पावर को सोल्व करना जो है वो थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी है कार्टियन फॉर्म में इसको सोल्व करने से। तो फिर हम इसको जो है अब फाइनली जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारा क्या था कि ये z1, तो अंदर वाला जो हमारे पास आ रहा था इसको मैंने z1 लेट किया था। अब इस पूरे नंबर का z का हुआ है, तो अब z जो है वो किसके इक्वल होगा, z1 की पावर 6। अब z1 की पावर जो है वो 6 हमने ले ली, तो ये हमारे पास जो है वो 6 वाली पावर से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2⁻6 जो है वो हमारा 64 होता है। और आइलर फार्मूला हमें क्या बताता है कि e⁻∗ हमारा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर -π, तो cos -π आ जाएगा प्लस आयोटा साइन -π। अब हमें पता है कि cos जो है वो इवन फंक्शन है, तो जो इवन फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो हैं वो इवन फंक्शन होते हैं जिसमें f(-x) अगर हम लें तो वो इक्वल आ जाए f(x) के। तो cos भी इवन फंक्शन है, तो cos ऑफ -π इसमें cos ऑफ π के इक्वल ही हो जाएगा। और साइन जो है ये एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम f(-x) लें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाए माइनस टाइम f(x) के। तो अब हमारे पास साइन जो है वो ओड फंक्शन है, तो इसमें जो है वो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, और हम साइन लेंगे किसका, पाई का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोस। अगर कोस की पाई पे वैल्यू जो है वो -1 होती है, और साइन की अगर हम पाई पे वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होती है 0। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारे पास जो है वो 0 को अप्रोच कर गई, और ये हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो 64 को -1 से हम मल्टीप्लाई करें तो फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है वो रिज़ल्ट हमारे पास आया है, ये हमारे पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो -64 जो है ये हमारे पास जो है वो z की वैल्यू आ गई है -64। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास z था इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है फाइनल -64। आपने देखा कि जब हमने एक्सपोनेंट ये पावर इसकी आ गई थी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने अगर सोल्व किया तो कितनी इजीली जो है वो हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली हमने। ठीक है, जबकि इसको कार्टियन फॉर्म में जो है वो सोल्व करना जो है वो क्वाइट हेक्टिक था।
और उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि इसको हमारे पास बहुत यूज़फुल है। आइलर फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, उसकी हम लोगों ने देखा कि कितनी इजीली जो है वो आइलर फार्मूला यूज़ करने के बाद हम इसको जो है वो सोल्व कर सके। अब इस एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस है, आप लोगों ने प्रिंसिपल आर्गूमेंट उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है उसके अलावा जो एक्सरसाइज में गिवन है उनके भी क्वेश्चंस की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है।